Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। So let's start. The first question is, which of these statements regarding the Indian National Congress is or are true? The first statement is W.C. Banerjee presided over the first session of the INC. The second statement is Dadabhai Naoroji was elected as the president of INC on 3 occasions. Third, Bhikaji Cama did not preside over any session of the Indian National Congress. Now please choose the correct option. Only one of the statement is correct. Only 2 statements are correct. All the 3 statements are correct or none of the statements are correct. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, फिर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर एंड वी विल डिस्कस द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। The right answer is all 3 of the statements are absolutely correct. चलिए एक एक करके देखते हैं। आपको पता है फर्स्ट आईएनसी सेशन कब हुआ था? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट आईएनसी सेशन कब हुआ था एंड इसमें जो है आपको पता है इसमें सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होते थे। हर कब होता था इसका सेशन कब होता था? दिसंबर में। और जो फर्स्ट सेशन था इट वॉज चेयर्ड बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी, इनके द्वारा चेयर किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नाउ अगर आप देखें दादाभाई नौरोजी के पास जो है वो 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ये कब बने थे ये भी आपको रिसर्च करना है। आप जरूर एक बार देखिए, गूगल सर्च करिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकती है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन प्रेसिडेंट बने थे, ये पूछा सकता है कि किस साल बने थे। तो आप थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी रखिए। प्लीज सर्च की दादाभाई नौरोजी जो है वो किस साल जो है वो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। नाउ भिकाजी कामा की बात करें तो शी वॉज अ फॉरेन एक्टिविस्ट। ठीक है, और ये बहुत फेमस, ये फर्स्ट पर्सन थी टू हॉइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन स्टुटगर्ट इन जर्मनी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है फॉरेन में काफी मदद किया था नेशनलिस्ट मूवमेंट जगाने के लिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर लंदन में, पेरिस में एंड जर्मनी में इन्होंने काफी काम किया, लेकिन इन्होंने कभी भी प्रिसाइड नहीं किया ओवर आईएनसी। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो आपका स्टेटमेंट था भिकाजी कामा डिड नॉट प्रिसाइड ओवर एनी सेशन ऑफ द आईएनसी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्राइमरी इंटेंशन बिहाइंड पासिंग द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881? आपको पता है फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट केम इन 1881। तो आपको बताना है कि इसके पीछे प्राइमरी इंटेंशन क्या था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का। द फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट इज एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर सेटलिंग लेबर डिस्प्यूट्स थ्रू ट्रिब्यूनल्स। बी, ओवरसी द वर्किंग कंडीशंस इन द जूट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सी, रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर in industry and D is regulate the working condition in the British owned tea plantations। सोच के बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही है रेगुलेट दी वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चाइल्ड लेबर इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता था। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछता है। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881, 1891 पे काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट बनाया है और ये काफी पुराना एक्ट है, आप देख रहे हैं अराउंड 1881 की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो है लेबर डिस्प्यूट्स का जो बात होता है, ट्रिब्यूनल्स बनना, ये काफी प्रोग्रेसिव थॉट है और बहुत लेटर ऑन डेवलप हुआ। आपको पता है कब 1920s 1930s में जाके जो है आपका डिस्प्यूट, ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट और इस तरह की बात आनी स्टार्ट हुई। तब जाके जो है इन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और ये सब लाया, तब जाके ट्रिब्यूनल्स की बात हुई। नाउ 1881 बहुत पुराना है, तो यहां पर आप पहला स्टेटमेंट तो क्लियरली कर सकते हैं कि ये तो नहीं सही होगा। दूसरा देखें तो ओवरसी दी वर्किंग कंडीशन इन दी जूट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगेन जो है यहां पर एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए जो है सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट लाया जाएगा, आपको ऐसा लगता है? और इस समय ये आपको पता है उतना डेवलप नहीं था, इससे ज्यादा डेवलप्ड आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थे ये, तो ये भी लीस्ट प्रोबेबल लग रहा है। नाउ सी और डी को अगर आप देखेंगे तो
डी जो है रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन द ब्रिटिश ओन्ड टी प्लांटेशंस, अगेन ब्रिटिशर्स के लिए ये एक्ट नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था, अगर आप इसके पीछे का थोड़ा सा भी हिस्ट्री जानते हैं तो 1881 का मेन मकसद क्या था आपको पता है, उस समय इंडियन इंडस्ट्रीज फ्लरिश करना स्टार्ट करी थी धीरे धीरे, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, लोकल इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, लोकल कैपिटलिस्ट बन रहे थे, तो अब यहां पर बिकॉज दे हैड चीप लेबर्स, इनके पास विमेन, चिल्ड्रन एंड मेन सारे एम्प्लॉयड थे, तो अब इनको ब्रिटिशर्स को लगा कि ये इंडस्ट्री हमें जो है वो नुकसान कर सकती है और हमें टक्कर दे सकती है, हमारे प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सकती है, तो इनके जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्ट लाया जिसके अंदर दे प्रोहिबिटेड जो है, आप देखेंगे स्टिपुलेटेड दैट चिल्ड्रन अंडर 7 वर बार्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, 7 to 12 year old could not work over 9 hours daily with 4 monthly holidays। तो ये सब जो इन्होंने लाया, जो प्रोग्रेसिव वर्किंग कंडीशंस लाया, आप बोल सकते हैं थोड़ा सा सोशलिस्ट इन नेचर थे, तो ये इसलिए लाया ताकि यहाँ पे सोसाइटीज को मदद कर पाए, नहीं, इनका पर्सनल इंटरेस्ट था कि इनके फैक्ट्रीज जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो और उनका नया कंपटीशन डेवलप नहीं हो जाए इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर अगेन अगर आप लेटर ऑन देखेंगे फिर सेकंड फैक्ट्रीज आया था 1891, इसमें कुछ जो है कुछ आवर्स को रेगुलेट किया गया था, फर्दर कुछ इसमें और लाया गया था, लेकिन ऑल दीज वर डायरेक्टेड टू hamper the productivity of local industries। Although जो था ये काफी सही था कि वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना है, लेकिन ये सबसे बड़ा बात का कि ये जो रूल्स थे ये क्या थे, ये ब्रिटिश ओन्ड टी और कॉफी प्लांटेशन पे नहीं लगते थे, वहां पर सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन था काम करने का, लेकिन स्टिल वहां पर ये अप्लाई नहीं होते, तो आप इसे समझ सकते हैं कि इनका प्राइमरी इंटेंशन क्या था। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द यंग हस्बैंड मिशन इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपको बताना है यंग हस्बैंड मिशन क्या चीज से रिलेटेड था इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द फर्स्ट गिवन ऑप्शन इज टू एक्सप्लोर आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बी is to promote cross-cultural artistic collaborations between India and Persia, C is to establish British control over Tibet and ensure trade route security, and D is to negotiate a peace treaty between India and Burma। अच्छे से सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है टू स्टैब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर तिब्बत एंड एंश्योर ट्रेड रूट्स सिक्योरिटी। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इट वाज लेड बाय फ्रांसिस यंग हस्बैंड, अ ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेडिशन टू तिब्बत इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी आप समझ रहे हैं 1910 या 1920 के बीच में हुआ होगा, तो उसको अर्ली 20th सेंचुरी बोल रहे हैं। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर तिब्बत, व्हिच वाज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फॉर सिक्योरिंग ट्रेड रूट्स एंड मेंटेनिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द रीजन। ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कि उस एरिया में ट्रेड का जो है रूट सेफ रहे, तो उन्होंने जाके जो है वहां पर एक मिशन भेजा, और इसमें क्या था, द मिशन कल्मिनेटेड इन द साइनिंग ऑफ अ ट्रीटी, भी एक साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ ल्हासा इन 1904, अलाउइंग ब्रिटिश टू हैव अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर तिब्बत्स फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिंग ट्रेड रूट्स स्पेशली द वंस लीडिंग थ्रू सिक्किम एंड अदर हिमालयन पासेस। तो यहां पर हमने देखा सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर तिब्बत एंड एंश्योर ट्रेड रूट्स सिक्योरिटी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पे कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इस तरह का क्वेश्चंस यूपीएससी का रिसेंट टाइम में काफी फेवरेट बन चुका है, और ये इवेंट्स जो है हो सकता है काफी आसपास ही हुए हो, 2 साल का डिफरेंस हो, 1 साल का डिफरेंस हो, इसी कारण क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट किया करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए कि ये वाला ही आंसर होगा, थोड़ा सा टाइम लगाइए, थोड़ा सा सोचिए और फिर बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इवेंट दिया हुआ है दैट इज क्वीन विक्टोरिया assumed the title of Empress of India. The second is maximum age for the entry into civil services was reduced to 19. Third is the University of Calcutta was established, and fourth is passing of the first Factories Act. तो आपको बताना है choose the correct option। यहाँ पे ऑप्शंस पहले हैं A 2134, B 1234, C 3124 और D 3142। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है C 3124, यानी सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद आपका क्वीन विक्टोरिया assumed the title of Empress of India, then the second the maximum age of the entry into civil services was reduced to 19, and the last was passing of first Factories Act। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था आपका 1881 में, तो ये आपको क्लियर हो गया कि फैक्ट्रीज एक्ट वाज इन 1881। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहता है, ये बहुत ही फेमस डेट है। नाउ आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1857। आपको
आपको पता है जो आपका वुड्स डिस्पैच आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वहां पर जो उसमें बात हुई थी कि यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिश करना है, तो उसमें 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होते हैं। आपको पता है कौन सा? कैलकाटा, आपका जो है मद्रास एंड बॉम्बे। तो यहां पर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होते, तो आप समझ सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच समथिंग 1850s में आया था, तो उसके आसपास ही आपका जो है ये कहीं पर एस्टैब्लिश हुआ होगा। तो ये आपका कब हो गया है? ये आपका 1857 में। तो ये सबसे पहला इवेंट हो गया यहां पर। उसके बाद अगर हम लोग देखें एज जो आपका जो है जिसको घटा के 19 ईयर्स जो आपको कर दिया गया था, इट वाज डन इन 1878। अगर आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया था सिविल सर्विसेज में। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि इन्होंने कंडीशन इतना डिफिकल्ट बना दिया था कि एग्जाम आपका लंदन में होगा, लैटिन आपका एक सब्जेक्ट होगा, ग्रीक एंड लैटिन आपका एक सब्जेक्ट होगा, तो इतना टफ कर दिया। और लास्ट में इन्होंने जब देखा कि इसके डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज इंडियंस वर क्वालिफाइंग, तो उन्होंने एज घटा दिया, कितना मैक्सिमम एज जो है वो 19 ईयर्स कर दिया इन 1878। तो दिस वाज डन इन 1878। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इन 1857। उसके बाद आपका क्या हुआ? क्वीन विक्टोरिया assumed the title of Empress of India in 1876. Then after आपका 1878 and last was 1881. चलिए, moving on to the next question. With reference to Simon's Commission recommendation, which one of the following statement is correct? Now this is a previous year question. It came in UPSC prelims 2010. The first is it recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces. B is it proposed the setting up of inter-provincial council under the Home Department. C is it suggested the abolition of bicameral legislature at the center. And D, it recommended the creation of Indian police services with a provisions for increased pay and allowances for British recruits as compared to Indian recruits. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन दी प्रोविंसेस। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो था, इसके अंदर अ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। डायरकी क्या था? आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे दैट विल बी गवर्न्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स और यू में से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उस समय बनते थे छोटे से आपके लेजिस्लेचर से, एंड जो आप बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। और कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो थे जो कि डायरेक्टली गवर्नर गवर्न करते थे, अंडर उनके पास ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, तो उस तरह के सब्जेक्ट्स को हम लोग जो आप बोलते हैं जिसको मेन, और एक था आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। दिस वाज डन इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हटा के साइमन कमीशन ने क्या बोला था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया जाए 1927, और जो कि फाइनली कल्मिनेट किया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर आपका कौन सा सही ऑप्शन आता है? स्टेटमेंट ए। तो हमने यहां पर आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किया रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। काफी रेलेवेंट क्वेश्चन था और डेफिनेटली आपके मेमोरी को थोड़ा सा जो है इसने ट्रेन किया होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं ये सारे कंसेप्ट्स, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप इस तरह की क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अच्छा पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से एक बार रिवाइज करिए। मॉडर्न हिस्ट्री जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा और इसी तरह का क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।